राघव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी वर्तमान स्थिति को महसूस किया। वंडर कार्प सार को अवशोषित करने से उसकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन वह इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हो सका क्योंकि यह वास्तव में एक मामूली प्रगति थी। अब उसके हाथ में 20 से ज्यादा वंडर कार्प सार दिखाई दिए। ये वंडर कार्प के उसके 2 भोजन का परिणाम थे। गड़गड़ाहट। उसने उन सभी को कटोरे में डाल दिया, जिससे काला तरल एक बार फिर उबलने लगा। शक्तिशाली उतार चढ़ाव बढ़ने लगे। राघव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसके माथे पर भंवर एक बार फिर प्रकट हुआ, जिसने इस ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस तरह की ऊर्जा नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। इसे केवल आत्मा से ही महसूस किया जा सकता था। जैसे जैसे वह अधिक से अधिक ऊर्जा को अवशोषित करता गया, राघव के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। इतने सारे सार तत्वों के साथ राघव स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा को पोषण देने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक जीवंत हो गई। वंडर कार्प सार की ऊर्जा में आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की अद्भुत ऊर्जा थी जो आत्मा को पोषण दे सकती थी। यदि आध्यात्मिक शक्ति एक वृक्ष थी, तो वंडर कार्प सार की ऊर्जा उसकी खाद के समान थी। इन कई वंडर कार्प एसेंस की ऊर्जा के पोषण के तहत राघव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि यह वृद्धि मामूली थी, फिर भी इसने उसे खुशी से पागल कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी चीज है जो आपके जन्म के बाद ही निर्धारित हो जाती है। यह तभी आगे बढ़ेगी जब आप दायरे को पार करेंगे। आध्यात्मिक शक्ति को पोषित करने वाले खजाने बहुत कम थे और वंडर कार्प एसेंस जैसे खजाने दूसरों के लिए अनिवार्य रूप से अज्ञात थे। वे इसके स्वाद के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वंडर कार्प एसेंस सिर्फ कचरा है। दुर्भाग्य से यह जीवन अंगूठी बहुत कम गुणवत्ता की है, अन्यथा मैं कुछ अतिरिक्त मछलियां पकड़ सकता था और उन्हें बार बार प्रजनन कर सकता था। राघव अफसोस जताते हुए आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वंडर कार्प की प्रजनन क्षमता हमेशा से कम रही है और वे अपने आसपास के वातावरण को लेकर बेहद चुस्त दुरुस्त थे। उन्हें स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रजनन कराना बेहद मुश्किल था। और जहां तक उसकी वर्तमान जीवन अंगूठी की बात है, तो वह केवल उन्हें जीवित रखने में ही सक्षम थी। यह उन्हें और अधिक बढ़ने देने में सक्षम नहीं थी और इसलिए वह थोड़ा निराश था। हालांकि वंडर कार्प सार केवल एक कमजोर ऊर्जा प्रदान करता है, यह बिना किसी दुष्प्रभाव के बेहद शुद्ध था। जब तक उसके पास पर्याप्त संख्या होगी, वह लगातार अपनी आत्मा को पोषण देने में सक्षम होगा। रेत के कण अंततः एक टावर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमा हो सकते हैं। अगर उसके पास पर्याप्त समय और पर्याप्त वंडर कार्प्स हों, तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार मजबूत होती जा सकती है। एक गोली साधक के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ही सब कुछ थी। जिस तालाब में उसने वंडर कार्प्स को पाया था, वह बहुत बड़ा नहीं था। अगर राघव ने उन्हें पकड़ने का अपना तरीका जारी रखा होता, तो बहुत जल्द ही वे सभी गायब हो जाते। शायद अगर राघव वाकई ऐसा करने की योजना बना रहा होता, तो ज्वांटियन मठ भी इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए वह एक बार में एक ही कदम उठा सकता था। वंडर कार्प के सार को अवशोषित करने के बाद राघव ने खुद को तरोताजा और अधिक जीवंत महसूस किया। एक लंबी सैर की। उसने कुछ उपचारात्मक गोलियां भी खा ली थीं। इस प्रकार थंडर फोर्स ने उसके शरीर को जो नुकसान पहुंचाया था, वह इस समय तक लगभग ठीक हो चुका था। मुझे वहां घूमने जाना चाहिए। मैं ज्वांटियन मठ के खजाने को बर्बाद नहीं कर सकता। राघव अपनी गुफा से बाहर निकला और नक्शे के अनुसार चलने लगा। रास्ते में उसे कई रजिस्टर करने वाले लोग दिखे, जो लगातार उसकी तरह इधर उधर खोज रहे थे। जाहिर है, सभी लोग पहले से ही नक्शे से अंतिम स्थान पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सबसे अधिक संभावना है वे पहली बाधा विशाल नदी को पार करने की तैयारी कर रहे थे। जब कई लोगों ने राघव को देखा, तो वे घबरा गए, लेकिन फिर देखा कि राघव ने उन्हें परेशान नहीं किया। वे शांत हो गए। क्या तुमने सुना नहीं?
उस आदमी ने कल शाम के एक अधीनस्थ को मार डाला। एक ने फुसफुसाया, मैंने सुना है कि रोहन एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और उसे शाम का दाहिना हाथ माना जाता था। किसने सोचा होगा कि ऐसा व्यक्ति राघव के हाथों मर जाएगा। मैंने सुना है कि राघव ने रोहन की हत्या करने के बाद उसे कोई सजा नहीं दी और उसे अभी भी मुकदमा जारी रखने की अनुमति दी गई है। लोग आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। मुकदमे से पहले राघव अपने शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर गोपाल से जमकर लड़ रहा था। वे सभी सोचते थे कि वह बस एक बिगड़ैल बच्चा है जो अपने परिवार की शक्ति पर निर्भर है। उसका तीसरा रैंक जादुई जानवर यह नहीं दर्शाता था कि उसके पास वास्तव में कोई शक्ति थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सच्चे विशेषज्ञों को अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली जादुई जानवरों को लाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने कभी भी राघव को महत्वपूर्ण नहीं माना था। राघव निश्चित रूप से एक अज्ञात व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों के बराबर खड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति ने आह भरी, छी, सिर्फ वही? तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन है जो खुद की तुलना राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों से करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुमने नहीं सुना कि शाम के एक हमले के बाद ही उसे तुरंत खून की खांसी होने लगी थी? वह सिर्फ कमजोर लोगों को धमका रहा है। राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञ के सामने वह एक भी वार झेलने में असमर्थ है, एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, जो स्पष्ट रूप से राघव के प्रति तिरस्कारपूर्ण था। बेशक राघव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रोहन को मारने की खबर पहले ही विस्फोटक रूप से फैल चुकी थी। इस समय लोग पहले से ही उसे राक्षस वर्ग स्तर से नीचे नंबर 1 व्यक्ति मानते थे। पहाड़ पर चलते हुए वह एक समतल मैदान पर पहुंचा। इस क्षेत्र से विशाल वृक्ष पहले ही गायब हो चुके थे। उनकी जगह अंतहीन झाड़ियां उग आई थीं। ये सभी झाड़ियां कई मीटर ऊंची थीं। अंदर जाने के बाद खो जाना अविश्वसनीय रूप से आसान था। राघव ने चारों ओर देखा, अपनी दिशा निर्धारित की और अंदर चला गया। इस जगह से गुजरना बहुत मुश्किल था। यहां बहुत सारे कांटेदार झाड़ियां थीं और ज्यादातर जहरीली थीं। हालांकि वे राघव की सुरक्षा को भेद नहीं सकती थीं, फिर भी यह असुविधाजनक था और उसके कपड़ों को फाड़ देता था। एक छोटी सी गलती से उसके कपड़ों में एक बड़ा छेद हो जाता था। अगर उसे कोई तरीका नहीं सूझा तो शायद आधे रास्ते में ही वह नंगा हो जाएगा। अचानक एक व्यक्ति राघव के पास से गुजरा, जिससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। क्या यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उसे कांटों की जरूरत नहीं थी? लेकिन फिर जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत हंस पड़ा। उसने अपने पूरे शरीर पर सोने का कवच पहना हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कांटों से डर नहीं लगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। अपनी स्थानिक अंगूठी की तलाश करते हुए उसने पाया कि उसके पास वास्तव में कवच के 2 सेट थे। राघव ने उस आदमी को धन्यवाद दिया जिसने उस समय उसे लूटने के बारे में सोचा था। ये सभी सेट उसी के थे। उसे एक कांस्य कवच मिला जो उसके लिए उपयुक्त था। अब जब वह इस कांस्य कवच से ढका हुआ था तो उसे इन कांटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक क्षण सोचने के बाद उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में से देखना जारी रखा और अपने लिए भी एक हेलमेट ढूंढ लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। यह हेलमेट एक पूरा हेलमेट था जो उसके सिर को पूरी तरह से ढकता था। उसकी आंखों के लिए सिर्फ 2 छेद छोड़ता था, यहां तक कि उसे जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। अगर मैं कुछ पाप करना चाहता हूं तो मेरे पास अच्छे औजार होना जरूरी है। राघव खुश था। हेलमेट पहनने पर उसने पाया कि हालांकि उसकी दृष्टि की रेखा कुछ हद तक सीमित थी और यह थोड़ा असुविधाजनक था, लेकिन इसकी आदत डालना इतना मुश्किल नहीं था। उसने अपनी दिव्य इंद्री को उसके लिए चीजें देखने के लिए भेजा। वह फिर आगे बढ़ गया। इस कवच की सुरक्षा के कारण उसे अब इन कांटों की चिंता नहीं रही। कवच का यह सेट 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन का होना चाहिए। जड़त्व पर भरोसा करके राघव एक तोप के गोले की तरह आगे की ओर गोली चला सकता था। उस जंगली दौड़ के दौरान भले ही वह किसी बड़े पेड़ से टकरा जाए, उसे चकमा देने की जरूरत नहीं होगी और वह सीधे उस पर हमला कर सकता है। हाँ, कितना ताजा। यह पहली बार था जब राघव ने इस तरह की भावना का अनुभव किया। उसे लगा
जैसे उसका दिल और आत्मा मुक्त हो गए हों और उड़ रहे हों। उसने इस तेज गति वाली यात्रा के रोमांच का आनंद लिया। अरे बकवास! जब वह इस ताजगी भरे एहसास का आनंद ले रहा था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दो अन्य लोगों से टकराएगा। वे भी कवच पहने हुए थे और आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उसकी नजर में उनकी गति घोंघे से अलग नहीं थी। रास्ते से हट जाओ, मैं नहीं रुक सकता। धमाका! राघव ने अभी चिल्लाना ही शुरू किया था कि वह उन दोनों से जा टकराया। वे दोनों तुरंत ही हवा में उड़ गए और घबराकर चिल्लाने लगे। दो जोरदार धमाकों के साथ वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। वे पूरी तरह से घायल होकर लुढ़क रहे थे और उनसे दर्द भरी कराहें निकल रही थीं। आह, माफ करें, यह दुर्घटना निश्चित रूप से मेरी गलती थी। राघव चिंतित था। कमीने, अपनी टाइल सौंप दो। वे दोनों रेंगते हुए आए और गुस्से से राघव की ओर इशारा किया। उनके हेलमेट उतारकर उसने देखा कि उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उनकी नाक से खून बह रहा था। उनके चेहरों पर भी कुछ चोट के निशान थे। वह निश्चित रूप से उनसे बहुत जोर से टकराया था। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अपनी नाक भी महसूस नहीं हो रही। तुम बस किस बात की ताक में बैठे हो? अपनी टाइल मुझे दे दो। एक व्यक्ति ने दर्द भरी कराह के बीच गुस्से से चिल्लाया। ओह, मुझे माफ कर दो। जूनियर ने अभी अभी इस विधि का अभ्यास करना शुरू किया है और वह इससे बहुत परिचित नहीं है। यह टाइल तुम दोनों से मेरी माफी होगी। राघव को निश्चित रूप से गलत लगा और उसने अपना त्यान टाइल उन्हें सौंप दिया। वैसे भी उसके पास पहले से ही एक पूरा सेट था और अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। टाइल मिलते ही वे दोनों गालियां देते रहे। बेटे, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगली बार ध्यान देना। हां, अगली बार मैं निश्चित रूप से अधिक ध्यान दूंगा, राघव ने हंसते हुए कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। बॉस माधव चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो जाएं। बॉस माधव के बड़े मामले में देरी मत करो। हम इस बार इस बच्चे को छोड़ देंगे, एक ने दूसरे से कहा और दूसरे को जल्दी से जाने के लिए खींच लिया। उन दोनों के चले जाने के बाद राघव को आश्चर्य हुआ। बॉस माधव? बॉस कहलाने का मतलब क्या यह नहीं था कि वह संभवतः एक राक्षस श्रेणी का व्यक्ति गोपाल था? राघव ने मुड़कर उस दिशा में देखा जिस ओर वे जा रहे थे। हे गोपाल, मुझे देखने दो कि तुम क्या योजना बना रही हो। राघव चुपके से उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ा। 50 मील चलने के बाद वे आखिरकार लोगों के एक समूह से टकरा गए। आगे वाला व्यक्ति सोने का कवच पहने हुए था और उसके सिर पर एक विद्वान का बैंड था। स्वाभाविक रूप से वह गोपाल था। उसके सामने 70 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। वे सभी कवच और हेलमेट पहने हुए थे, यहां तक कि किसी भी तरह की दरार को ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल भी कर रहे थे। बाहर की तरफ सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थीं। राघव अब उत्सुकता से भर गया। आखिर वे इस तरह के परिधान में क्या करने की योजना बना रहे थे? वह सोच रहा था कि वह चुपचाप कैसे अंदर घुस सकता है। तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुम यहां क्यों खड़े हो? जल्दी से उनके साथ हो जाओ, एक हेलमेट पहने आदमी ने उस पर बुरी तरह चिल्लाया। ओह, ठीक है, राघव ने तुरंत सहमति जताई। इस आदमी के पीछे भी 1 दर्जन लोग थे। वे सभी शायद एक साथ आए थे और इसलिए उनके साथ शामिल होने से वह इतना ध्यान देने योग्य नहीं होगा। बॉस माधव, हमारे पास लगभग सभी लोग हैं, हमें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने लोगों को गोपाल के सामने लाया और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी। गोपाल ने सभी की तरफ देखा और सिर हिलाया। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम काफी हो जाएंगे। फिर गोपाल उसकी ओर मुड़ी। कैसा रहा? क्या तुम्हें राघव के बारे में कोई खबर मिली? उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। हम भाइयों को उसका पता नहीं चला, लेकिन हमें संदेह है कि वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए छिपा हुआ है। शाम का ठंडा रसीड ऐसा कुछ नहीं है जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सकें। गोपाल ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि इस कमीने को नेहा बहुत महत्वपूर्ण मानता है। बेहतर होगा कि वह मुझे उससे भिड़ने न दे, अन्यथा मैं उसे मेरे ऊर्जा परिवार के 10,000 गुकीड़ों को सहने दूंगा, जिससे उसे यह अनुभव हो कि मृत्यु से भी बदतर जीवन क्या है। मुकदमे से पहले गोपाल ने राघव को अपमानित करने के लिए उससे माफी मांगने के लिए लोगों को भेजा था।
लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि गोपाल को लिटिल स्नो के हमलों के सामने बार बार पीछे हटना पड़ा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। और इस तरह राघव के प्रति उसकी नफरत पहले से ही उसकी हड्डियों में समा गई थी। परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गोपाल लगातार राघव की खबर खोज रहा था। दुर्भाग्य से परीक्षण क्षेत्र बहुत बड़ा था और यह घास के ढेर में सुई खोजने की कोशिश करने जैसा था। ठीक है, सभी ध्यान से सुनो। इस बार हम एक मधुमक्खी के छत्ते को संभाल रहे हैं। हमारा लक्ष्य अंदर का शहद है, गोपाल ने घोषणा की। सबके चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या वाकई शहद पाने के लिए उन्हें इतनी बड़ी हरकतें करनी पड़ी? ध्यान से सुनो, हम साधारण मधुमक्खियों को नहीं बल्कि जादुई जानवरों, जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियों को संभालेंगे। गोपाल को लंबे समय से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। यह सुनकर कि यह जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां हैं, कई लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए। कई लोगों ने पहले ही यह नाम सुन रखा था क्योंकि यह नाम बहुत डरावना था। जेड बटरफ्लाई मधुमक्खी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके लंबे पंख जेड की तरह चमक रहे थे। यही कारण है कि उन्हें जेड बटरफ्लाई मधुमक्खी कहा जाता था। वे इतने बड़े नहीं थे, केवल एक हथेली के आकार के थे और उन्हें प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर माना जाता था। लेकिन वे सच्चे जादुई जानवर नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास कोई क्रिस्टल कोर या निदान नहीं था। सख्त वर्गीकरण के अनुसार वे केवल कीड़े थे, लेकिन उनके बारे में सबसे भयानक बात उनका जहर था। इसकी वजह से लोगों ने इसे अपवाद बना दिया और इसे जादुई जानवर के रूप में शामिल कर लिया। इसका जहर जानलेवा नहीं था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। एक बार डंक मारने के बाद यह इतना दर्दनाक होता कि वह व्यक्ति आगे जीना नहीं चाहता। इसके अलावा जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां समूहों में रहती थीं। उनके एक छत्ते में हजारों, शायद 10,000 मधुमक्खियां होती थीं। अगर आपको 10 जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां डंक मार दें तो यह दर्द से पागल होने के लिए काफी होगा। हालांकि वे सभी कवच पहने हुए थे, लेकिन उस कवच में कंधों, कोहनी, घुटनों आदि पर दरारें थीं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उनकी हरकतों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध न लगे। इसका मतलब था कि उनका बचाव जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियों को रोकने में सक्षम नहीं था। सबके दिल डर से कांप रहे थे। हालांकि उनके चेहरे ढंके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के साथ हम बिजली की तरह हमला कर सकते हैं, तेजी से छत्ते में घुस सकते हैं, शहद को छीन सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं। जब तक हम पर्याप्त तेज हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह हमारा पहला सामूहिक आंदोलन है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपना जुनून दिखा पाएगा। गोपाल ने हल्के से सभी को देखा। उसका मतलब बिल्कुल साफ था। अगर वे उसके गुट में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें उसका काम पूरा करना होगा, नहीं तो वह उन्हें बाहर निकाल देगा। उनके दिल कांप उठे। उनमें से ज्यादातर सिर्फ इसलिए गोपाल के गुट में शामिल हो पाए थे क्योंकि उनके परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया था। अगर उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो मठ में उनके दिन निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, सभी मेरे साथ आओ। गोपाल ने भी हेलमेट पहना और सबको साथ लेकर इशारा किया। राघव भी खुशी से भरकर उनके पीछे चल पड़ा। वह जेड बटरफ्लाई मधुमक्खी के बारे में जानता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा परवाह जेड बटरफ्लाई क्वीन मधुमक्खी के शहद की थी। एक बार जब जेड बटरफ्लाई क्वीन मधुमक्खी एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाती है तो वह एक जादुई जानवर रानी मधुमक्खी में बदल जाती है। साधारण जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां रैंक में आगे बढ़ने में असमर्थ थीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वे सभी कीड़े थे, लेकिन रानी मधुमक्खी वैसी नहीं थी। उसका शरीर बहुत बड़ा था और 100 साल बाद जेड बटरफ्लाई रानी मधुमक्खी एक सच्ची प्रथम श्रेणी की जादुई जानवर बन गई। 300 साल बाद यह दूसरी श्रेणी में आगे बढ़ सकता है। केवल यह दूसरी श्रेणी की जादुई जानवर रानी मधुमक्खी ही रानी मधुमक्खी शहद को जन्म दे सकती है। साधारण जेड बटरफ्लाई हनी में मन को शांत करने, दर्द से राहत दिलाने और जहर को बाहर निकालने का प्रभाव था। इसके अलावा इसकी प्रभावशीलता बहुत बढ़िया थी, एक औषधीय गोली के बराबर। लेकिन जेड बटरफ्लाई क्वीन बी हनी एक सच्चा खजाना था।
इस तरह के खजाने का आत्मा को पूरी तरह से शांत करने का शानदार प्रभाव था। साधना करते समय बस एक घूंट पीने से यह सभी विचलित करने वाले विचारों को तुरंत बाहर निकाल सकता है और आपको ध्यान की अवस्था में आसानी से प्रवेश करने देता है। राघव के पास वह चमत्कारी जेड पेंडेंट था और इसलिए उसे ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों को इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरों के लिए यह एक अमूल्य खजाना था, इसलिए भले ही यह राघव के लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन वह इसे बेचने के लिए ला सकता था और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता था। इससे उसे निश्चित रूप से इतना पैसा मिल जाता कि वह इसे कभी भी खर्च नहीं कर पाता। कुछ मील चलने के बाद राघव को भिनभिनाने की आवाज सुनाई देने लगी। कभी कभी जेड से बनी हथेली के आकार की मधुमक्खी उड़ती हुई दिखाई देती। यद्यपि उनके पंख तितली के समान थे, फिर भी उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। ध्यान रखना, इन जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियों को मत मारना, अन्यथा यह और भी अधिक मधुमक्खियों को आकर्षित करेगा। गोपाल ने उन्हें सतर्क चेतावनी दी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। उसे जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियों की आदतों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से उसकी कुछ मदद कर सकता है। एक और दूरी तय करने के बाद सभी ने अपनी गति धीमी कर ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता आ गया था। यह आम मधुमक्खियों के छत्तों जैसा नहीं था। यह किसी पेड़ से लटका हुआ नहीं था, बल्कि यह एक विशाल चट्टान के ऊपर बना एक घर था। इसका आकार जमीन पर गिरे एक बड़े अंडे जैसा था। यह 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। छत्ते का बाहरी हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो इसे जेड से बनाया गया हो, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा हो। अनगिनत जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां असाधारण रूप से व्यस्तता से आ जा रही थीं। हर किसी का दिल धड़क रहा था। राघव ने ध्यान से इस मधुमक्खी के छत्ते की जांच की। प्रवेश द्वार पर एक 3 रंग की पट्टी थी, जिससे वह मुस्कुरा उठा। हे, इस बार यह मजेदार होगा। तुम में से कुछ लोग जाकर स्थिति की जांच करो। गोपाल ने मधुमक्खी के छत्ते की ओर देखा। 3 लोग बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे बढ़े और कई 100 मीटर दूर स्थित मधुमक्खी के छत्ते की ओर चुपके से बढ़ने लगे। गोपाल ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और दुख से आहें भरी। उन तीनों ने स्पष्ट रूप से गोपाल पर अच्छा प्रभाव छोड़ा था, लेकिन राघव ने उपहास करते हुए मुस्कुराया। उसने मन ही मन डांटा, तुम सच में बेवकूफों का झुंड हो। तुम सब ने हेलमेट और कवच पहन रखे हैं, तुम्हें कौन पहचान सकता है? अगर तुम अपनी वफादारी दिखाना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जानता हो कि यह तुम ही हो, है ना? वे तीनों तेजी से आगे बढ़े, धीरे धीरे रेंगते हुए। उन व्यस्त जेड तितली मधुमक्खियों को डराने की कोशिश नहीं की। उन तीनों को धीरे धीरे मधुमक्खी के छत्ते के पास आते देख सभी घबरा गए। यहां तक कि गोपाल भी बहुत तनाव में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों शहद चुरा पाएंगे। उसे बस इतना चाहिए था कि वे छत्ते की स्थिति की पुष्टि करें ताकि वह एक उचित योजना बना सके। वे तीनों बहुत ही अच्छे से चुपके से आगे बढ़ रहे थे। मधुमक्खियां व्यस्त थीं और उन्हें परेशान नहीं कर रही थीं। लेकिन जैसे ही वे 150 मीटर दूर पहुंचे, वे व्यस्त जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां तुरंत रुक गईं। दुनिया शांत हो गई। जल्दी भागो! गोपाल के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और वह जल्दी से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कही, सैकड़ों जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां सीधे उन तीनों की ओर झपटी। वे तीनों डर गए। उनसे पूरी तरह बचाव करने में असमर्थ वे जल्दी से पीछे की ओर भागे। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत देर से पहुंचा और उसके कंधे पर चोट लग गई। आह! उस व्यक्ति ने एक दयनीय चीख निकाली। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन हर कोई बता सकता था कि उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया था। जेड बटरफ्लाई बी की विषाक्तता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यह दर्द की नसों को पीड़ा पहुंचाने में माहिर थी। इसका खेती के आधार से कोई लेना देना नहीं था। वास्तव में उच्च खेती के आधार वाले व्यक्ति की नसें और भी अधिक संवेदनशील होंगी और उसे और भी अधिक दर्द महसूस होगा।
एक बार जब उसे डंक मारा गया तो उसने अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके कंधे पर जोरदार तमाचा मारा। नहीं, गोपाल गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने पहले ही उस जेड बटरफ्लाई मधुमक्खी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जिस क्षण उसने उस जेड बटरफ्लाई मधुमक्खी को मारा, पूरा छत्ता हिल गया। गोपाल यह देखकर भयभीत हो गया कि अनगिनत जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां बाढ़ की तरह बाहर निकल रही थीं। वे लगभग अंतहीन थीं। गोपाल को सोचने के लिए एक पल की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह पहले ही गोली चला चुका था। बाकी सभी को भी पता था कि उन्होंने अब मधुमक्खी के छत्ते में छेद कर दिया है और वे जल्दी से भाग गए। हालांकि वे तेजी से भागे, लेकिन जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां भी धीमी नहीं थीं। तुरंत ही 4 या 5 लोग डंक मारने लगे और वे दर्द भरी चीखें निकालने लगे। भीड़ के बीच राघव ने इन लोगों को चीखते चिल्लाते देखकर अंदर ही अंदर हंस दिया। बिना किसी तैयारी के उन्होंने जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियों को भड़काने की हिम्मत की। क्या वे बस यही नहीं मांग रहे थे? गोपाल हमेशा बहुत विद्वान की तरह व्यवहार करता था। ऐसा व्यवहार करता था मानो वह कई क्षेत्रों में जानकार हो, लेकिन असलियत में वह सिर्फ एक मूर्ख था। अपने जीवन काल में उसे उनका शहद पाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। जब उनका समूह 50 मील दूर भाग गया तो उन गुस्साई जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियों ने आखिरकार उन्हें छोड़ दिया और अपने छत्ते में लौट गईं। 10 से ज्यादा लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े और दयनीय चीखें निकालने लगे। गोपाल ने अपना हाथ हिलाया और पानी की 10 से ज्यादा गेंदें उन लोगों के सिर पर गिरीं, जिससे वे तुरंत बेहोश हो गए। अब जब वे दयनीय चीखें आखिरकार बंद हो गईं, तो दुनिया एक बार फिर शांत हो गई। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जेड बटरफ्लाई हनी को छूने से पहले ही यह इतना मुश्किल हो जाएगा। वह पूरी तरह से गुस्से में था। सभी ने चुप्पी साध ली। उनके साथियों की करुण चीखें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थीं। वे सभी अपनी अपनी प्रतिष्ठा वाले लोग थे। अगर दर्द पूरी तरह असहनीय न होता तो उनमें से कोई भी ऐसी चीख नहीं निकालता। यह स्पष्ट था कि जेड बटरफ्लाई मधुमक्खियां कितनी भयानक थीं। जब सभी लोग पूरी तरह से चुप हो गए तो राघव ने कर्कश आवाज में कहा, मेरे पास जेड बटरफ्लाई हनी प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है।